एक बेसिक फर्क है भारत की तैयारी और चीन की तैयारी में। भारत की जो तैयारी है बेसिकली मिलिट्री स्तर की तैयारी है, फौजी स्तर की तैयारी है। जो ढांचा हम खड़ा कर रहे हैं सीमावर्ती क्षेत्र में, उसका नागरिक मूल्य कम है, सिविलियन वैल्यू कम है। भारत से लगी सीमा पर चीन की ओर से लगातार किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में ये कहना है चंद्रभूषण का, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। नमस्कार, आज है शनिवार 26 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान आज मनाएंगे कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस। प्रशासन ने कड़े किए सुरक्षा इंतजाम। किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा, आपातकाल की तरह आज भी लगाया जा रहा है लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश। आंदोलनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर अलर्ट हुई केंद्र सरकार। 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर जांच और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजने का दिया निर्देश। डेल्टा प्लस के केस वाले जिलों में तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की सलाह। उधर बांग्लादेश ने कोरोना की रोकथाम के लिए लगाया लॉकडाउन। विपक्षी नेताओं से मुलाकात पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी। कहा, विपक्ष की बैठक में नहीं हुई तीसरे मोर्चे पर चर्चा। कांग्रेस को लेकर ही बन सकता है तीसरा मोर्चा। पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पड़े ईडी के छापे को बताया केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो के मुताबिक आईपीएल के बचे मैच और भारत की मेजबानी वाले T20 वर्ल्ड कप का यूएई में होना लगभग तय। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट कराने के लिए आईसीसी को लिखा पत्र। 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आईपीएल कराने का है प्लान। वहीं 17 अक्टूबर से खेला जा सकता है वर्ल्ड कप। अब खबरें काम की। केंद्र सरकार ने कोरोना से जुड़ी मदद पर दी टैक्स छूट। कंपनी या किसी शख्स से कोविड इलाज के लिए मिली रकम पर नहीं देना होगा टैक्स। महामारी से मौत के बाद मुआवजे के तौर पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी। सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई। अब 30 सितंबर 2021 तक लिंक करा सकेंगे पैन और आधार कार्ड। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। इससे पहले 30 जून 2021 थी डेडलाइन। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, भारतीय सीमा तक ट्रेन का नेटवर्क बिछाने के पीछे क्या है चीन की मंशा। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण से। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच चीन अपनी बुलेट ट्रेन अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के नजदीक तक ले आया है। उसने पूरी तरह से बिजली से चलने वाली बुलेट ट्रेन सर्विस तिब्बत में शुरू कर दी। 1 जुलाई को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह से पहले सिंचुआन तिब्बत रेलवे के 435 किलोमीटर लंबे लासा निंगची सेक्शन का उद्घाटन किया गया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कह चुके हैं कि ये रेल लाइन सीमा स्थिरता की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्या है उनके इस बयान के मायने और सीमावर्ती इलाकों तक रेल नेटवर्क बिछाने के पीछे क्या है चीन की मंशा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्रभूषण से। चंद्रभूषण जी, चीन के ग्लोबल टाइम्स अखबार में वहां के रणनीतिकार बता रहे हैं कि भारत चीन सीमा पर संकट की स्थिति के समय रेलवे चीन को सामरिक सामग्री की डिलीवरी के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। क्या सीमावर्ती इलाकों तक रेल लाइनों का जाल बिछाने के पीछे चीन की यही मंशा है? नमस्कार अक्षय जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक तो ऑलरेडी रेलवे लाइन है इनकी जो कि चिंघाई और तिब्बत को जोड़ती है और जो पेचिंग से सीधे गोलमुद होते हुए और लहसा आ रही है। ये दूसरी लाइन, इसका मिलिट्री इम्पोर्टेंस इस मामले में बहुत ज्यादा है कि छंगतू, जिसको चेंगडू लिखते हैं इंग्लिश में, वो छंगतू सबसे बड़ा मिलिट्री अड्डा है
चीन का, जो पश्चिम तरफ के लिए, जिसके जरिए वो शिनचांग और तिब्बत दोनों को मैनेज करता है, शिनचांग के दक्षिणी हिस्सों को और तिब्बत को। तो सबसे बड़ी सैनिक छावनी से जुड़ना ये एक निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा महत्व होने जा रहा है। अभी तक जो शंक्तु से ल्हासा का रास्ता है वो 48 घंटे का है, और अगर शंक्तु से अगर निंगची भी पहुंचना हो तो लगभग 40 घंटा लग जाता है, अगर वहां से इनको टैंक भेजने हो या वहां से कोई भी मिलिट्री मूवमेंट करना हो। अगर ये लाइन जब पूरी हो जाएगी, अभी तो जो चालू किया है वो ल्हासा से निंगची के बीच में किया है, और ये लगभग 435 किलोमीटर की लाइन है। लेकिन जो दूसरी जो लाइन उधर से शंक्तु से यान होते हुए निंगची जो पहुंच रही है, वो लाइन करीब 1100 किलोमीटर की है। जब ये दोनों लाइनें जुड़ जाएंगी, जब सीधे शंक्तु से ल्हासा का संपर्क हो जाएगा, तो फिर ये काफी मिलिटरी इम्पोर्टेंट हो जाएगी लाइन, और काफी इसका भारत की सीमा के लिए ये काफी इसका खतरा बढ़ जाएगा। जी, भारत से जारी लंबे सीमा विवाद और तनाव के बीच चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास कर रहा है। भारत भी पूर्वोत्तर में कई रेल और सड़क परियोजनाओं पर काम कर रहा है, पर चीन की जो तैयारी है, जिस लेवल की तैयारी है, उससे मुकाबला करने के लिए हमें किस स्तर पर काम करना होगा? जी, एक बेसिक फर्क है भारत की तैयारी और चीन की तैयारी में। भारत की जो तैयारी है बेसिकली मिलिट्री स्तर की तैयारी है, फौजी स्तर की तैयारी है। जो ढांचा हम खड़ा कर रहे हैं सीमावर्ती क्षेत्र में, उसका नागरिक मूल्य कम है, सिविलियन वैल्यू कम है। जैसे कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल ऐसा तो है नहीं कि अरुणाचल में कोई इंडस्ट्री खुलने वाली है जिससे कि यहाँ से लोग जाके वहाँ रहना शुरू कर देंगे, या लद्दाख में कोई टूरिस्ट सेंटर बहुत बड़ा बनने वाला है कि यहाँ यूपी बिहार से मध्य प्रदेश से लोग जाकर वहाँ बहुत बड़ी तादाद में उनका जमावड़ा होने लगेगा, या वहाँ से पैसा निकलने लगेगा। अरुणाचल से पैसा निकल सकता है इस मामले में कि वहाँ हाइडल का काफी संभावना है। हालांकि जितनी संभावना है उस हिसाब से हमारा हाइडल का डेवलपमेंट बहुत ही कम है। लेकिन चीन की स्ट्रेटजी इस मामले में डिफरेंट है कि वो जो ढांचा खड़ा कर रहे हैं वो सिविलियन और मिलिट्री दोनों यूज का है। मैं निंगची में मैं गया हूँ। निंगची के 3 नाम हैं, निंगची, लिंजी और निंगत्री। एक ही के 3 उच्चारण हैं, एक ही शहर और उपप्रांत के। उस जगह का बहुत जबरदस्त इकोनॉमिक वैल्यू रियलाइज हो रहा है। जो बाई नाम का शहर है, जो कि निंगची का मुख्यालय है, वो एक बहुत मजबूत शहर के रूप में विकसित हो रहा है। इस 2 मामले उसके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये कि वो हाइडल के हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर के का बहुत बड़ा सेंटर बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना वहाँ वो बना रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि एडवेंचर टूरिज्म की वहाँ बहुत संभावना है, क्योंकि पूरे संसार में 6 किलोमीटर का ड्रॉप कहीं नहीं है। 6 किलोमीटर की ऊंचाई ऊपर से नीचे तक ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और इतने बड़े ड्रॉप पर पूरे दुनिया के सैलानी वहाँ एडवेंचर के लिए आ सकते हैं। इसलिए उस एक शहर में, जो कि अभी जहाँ पर कि 30 साल पहले बियाबान हुआ करता था, 1962 में चीनी फौज के हटने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि जैसा आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश में वो असम तक आ गए थे, तेजपुर तक पहुँच गए थे, तो वहाँ से जमीन छोड़कर वो हट गए। हमने उनको हराया तो नहीं, हट जाने का कारण ये था कि उनकी फौज ओवर स्ट्रेच्ड हो गई थी, उसको सप्लाई नहीं मिल सकती थी। अभी की स्थिति है कि अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल बगल में 22 शहर है और वहाँ जबरदस्त डेवलपमेंट हो रहा है। और ये दोनों नागरिक कारण, एक तो एडवेंचर टूरिज्म, दूसरा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये दोनों बड़े कारण हैं। और इस चीज के चलते, और यहाँ पर भी जो कि
काफी निर्जन इलाका जो पश्चिम का जो माना जाता है, जो लद्दाख से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर भी उनके बाजार विकसित होने लगे हैं धीरे धीरे करके। शायद उसके पीछे सोच ये है कि वहाँ पर रेगुलर मिलिट्री कैंटोनमेंट काफी बड़े बन जाएंगे। तो ये जो चीज है कि ढांचा ऐसा खड़ा किया जाना चाहिए जो कि सिविलियन मिलिट्री दोनों यूज का हो, ताकि लोग भी वहाँ आए जाएं। और जो पैसा आप लड़ाई के लिए एक ढांचा मान लीजिए खड़ा करते हैं, लड़ाई होती है 30 साल में 40 साल में एक बार, तो जो ढांचा है उसका मेंटेनेंस भी नहीं हो पाता, वहाँ पैसा लगाने में भी हिचक होती है। आप ओवरहेड खर्चे तो बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए आपने एक रेलवे लाइन वहाँ बिछा दिया, अब वहाँ साल भर में मान लीजिए रेलवे लाइन में सिर्फ 1 लाख लोग जाते हैं, तो उससे क्या रेलवे का खर्चा निकलेगा? तो ये दोनों में बेसिक फिलोसफिकल डिफरेंस इस मामले में है, सीमा रक्षा के मामले में, कि उनका जो ढांचा है, जो वो पैसा लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, उसका नागरिक और सैनिक दोनों उपयोग हो सके। हम अभी इस थियरी पर नहीं काम कर पा रहे हैं, यह एक बुनियादी फर्क है। जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है। आप जिन इलाकों में आप बता रहे हैं कि जो जबरदस्त विकास और परियोजनाओं की आपने बात की, तो क्या अत्याधुनिक सुविधाओं के जरिए चीन तिब्बत में लोगों की सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश भी कर रहा है? तिब्बत का विवाद उसके लिए एक दुखती रग है और बुलेट ट्रेन और तमाम आधुनिक सुविधाओं के जरिए वहाँ के लोगों को चीन कोई संदेश देने की कोशिश कर रहा हो? ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं। 2015 में जो व्हाइट पेपर जो आया था चीन का, वो तो उसके 3 बिंदु थे कि देश के शांतिपूर्ण विकास के लिए यह जरूरी है कि सीमाएं सुरक्षित हों। सीमाएं सुरक्षित हों, इसके लिए यह जरूरी है कि सीमाओं पर विकास हो, और तीसरा ये कि पूरे देश की सीमाएं सुरक्षित हों। इसकी सबसे जरूरी शर्त यह है कि तिब्बत में शांति बहाल रहे। ये 3 बिंदु उनके व्हाइट पेपर के, नेशनल लेवल व्हाइट पेपर में तिब्बत को लेकर यह इस लेवल तक कि पूरे देश की शांति के लिए यह जरूरी है, पूरे देश की खुशहाली के लिए, कि तिब्बत शांत रहे। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस वो तिब्बत को देते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, जो कैंटन, जो कि सबसे पुराना व्यापारिक केंद्र रहा है, जो साउथ चाइना सी में पड़ने वाला इनका चीन का, उस कैंटन ने ये जो निंगची प्रांत का जो 22 शहर है, ये शहर की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ 3 दिन बिताने का मौका मुझे मिला है। संसार में कहीं के भी जर्नलिस्ट को अब वो नहीं जाने दे रहे हैं, लेकिन 2015 में हम लोग गए थे। एक ऐसा संजोग कि उस समय भारत के रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो 3 दिन हम लोगों को 3 दिन 3 रात बाई में रुकने का मौका मिला। तो वो जो 22 शहर है उसको कैंटन ने गोद ले रखा है। एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना रखा है कि जो उनके लेस डेवलप्ड इलाके हैं, शिनचांग के और तिब्बत के, उन इलाकों को, जो विकसित इलाके हैं, वो गोद ले लेते हैं। किसी शहर को गोद ले लेंगे, किसी इसको गोद ले लेने से तात्पर्य यह है कि उसमें वो अपनी खूब पूंजी लगाएंगे और उस पूंजी से रिटर्न आने की भी व्यवस्था करेंगे। ये नहीं कि वो दानशीलता में कि लगा दिया, भाई ठीक है हमारे देश का मामला है, हमारी मूंछ ऊंची हो गई। तो इसके तहत वहाँ पर हेवी कैपिटल लगी हुई है, और उनके साहब वहाँ जो होटल उन्होंने बनाए हैं, मैं तो दंग रह गया कि इस किनारे पड़े हुए शहर में, मतलब दुनिया के एक अनजान कोने में, इतने बड़े बड़े होटल इन्होंने क्यों बना रखे हैं। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उस होटल का मकसद उनका डिफाइंड है कि इसको इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए, इसके उसके लिए, और दूरगामी रूप से ये कि तिब्बती लोग हैं उनको एंगेज किया जाए, उनको रोजी रोजगार मिले, उनको बेहतर भविष्य के सपने मिले, और ये लगे कि यहाँ रहने पे, यहाँ पे जम के चीन सरकार का साथ देने में उनकी भलाई है। यह चीज धीरे धीरे वो कर रहे हैं, ये उनका स्पष्ट मकसद है। जी, चंद्रभूषण जी, इस मसले को इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानेंगे इतिहास में आज के दिन के बारे में, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए हिंदू जीवन शैली के बारे में बताने वाली किताब की समीक्षा। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब जानिए इतिहास में आज के दिन के बारे में। 1498 में चीन में पहला टूथब्रश बनाया गया।
2000 में बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की पूर्ण सदस्यता प्रदान की गई। 2004 में मशहूर फिल्म निर्माता यश जौहर का निधन। बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में समय से पहले मेहरबान हुआ मॉनसून। यूपी, बिहार और झारखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान। दिल्ली और पंजाब में भी गरज के साथ पड़ सकते हैं छींटे, लेकिन मॉनसूनी बारिश के लिए जुलाई तक करना होगा इंतजार। अब बारी सुविचार की। ब्रिटिश साहित्यकार विलियम शेक्सपियर ने कहा था, वो आदमी सबसे गरीब है जिसके पास धैर्य नहीं है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।